हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शारवी सिंह। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ जो हमारे लेटर्स होते हैं हम उनको कहते हैं, और अनूठी यानी स्पेशल। तो इस टाइटल का मतलब हुआ जो लेटर्स हैं उनकी स्पेशल या अलग ही दुनिया होती है। और जो इनके लेखक हैं वो है अरविंद कुमार सिंह, और अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी यानी अनोखी है। क्योंकि आजकल का ज़माना किसका है? व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं या उन्हें मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले फ़ोन वोन तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। लेकिन अब तो चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। लोग डाके का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखने और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह से चिट्ठियाँ होती थीं। चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। तो जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो पत्रों की दुनिया बहुत अजीब गरीब है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, एकदम पहले कबूतर घोड़े हुआ करते थे, तो उन वो साधन हुआ करते थे एक दूसरे का बातचीत पहुंचाने का। कि कोई संदेश ही राजा को पहुंचाना है तो वो जो रनर्स होते थे वो घोड़े पे बैठकर जाते थे और वो दूसरे राज्य के राजा को पहुंचा कर आते थे ये संदेश। उसके माध्यम से वो एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। लेकिन बाद में फिर डाकियाँ होने लगे और फिर चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। और इनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, क्योंकि चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में हम जान सकते हैं। और हमें भी अभी भी कई सारी पुरानी चिट्ठियाँ मिलती है, जिसकी वजह से हम पुराने समय में क्या हुआ करता तो उसकी जानकारी मिलती है। और बोल रहे हैं कि पत्र जो काम कर सकते हैं ना, वो अब का आधुनिकतम मतलब अब नए ज़माने का जो साधन है वो नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो इसमें क्या बताया कि जो पत्र हैं वो एक नया चलन शुरू करते हैं। जो राजनीति यानी पॉलिटिक्स, साहित्य यानी लिटरेचर, आर्ट कला यानी आर्ट्स, इनमें ना कई सारे झगड़े होते हैं, कई सारे विवाद होते हैं, और जो उनकी जड़ है वो पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बताया जा रहा है कि जो तमाम साहित्य मतलब जो जितने भी लिटरेचर हैं वो किस पे आधारित है? पत्रों पर आधारित है। और जो मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। कि जो मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में हमें पत्रों से ही जानकारी मिलती है। तो क्या बोला गया है? पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसके नाम अलग अलग हों। तो बताया जो पत्रों का जो भाव होता है ना, जो फीलिंग्स होती है वो एक जैसे होती है, लेकिन जो उनके नाम है वो अलग अलग होते हैं। किसी जगह पे कोई और नाम बोला जाता है, किसी जगह पे कोई और नाम बोला जाता है। जैसे बताया गया है, पत्र को उर्दू में खत, जो पत्र है उनको उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, संस्कृत में हम पत्र ही कहते हैं। कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, चाबू और लेख। तेलुगु में 3 बोले जाते हैं, उत्तरम, चाबू और लेख। और तमिल में कडित कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं कि किसमें क्या जाता है। और हिंदी में पाती कहा जाता है पत्र को। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। जो पत्र होते हैं वो बोल रहे हैं कि यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक अस्थायी रूप में, मतलब एक जगह हमारे सामने उपलब्ध होती हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर किसी ने किसी को मैसेज किया, या तो उसे डिलीट हो जाएगा, या तो बहुत पुराना होने के कारण वो कहीं गुम हो जाएगा मोबाइल में ही, या डिलीटेड हो जाता है कभी कभी गलती से, तो उसको हम संभाल के नहीं रख सकते। लेकिन जो पत्र होते हैं उसको हम संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। तो बता रहे हैं कि जो हर
लोगों का, सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका होता है और हर एक पत्र का अपना दायरा होता है। तो कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं तो कुछ लोग अपनी बातों को छुपा जाते हैं उन पत्रों में। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज साढ़े चार करोड़ पत्र चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो बता रहे हैं कि भारत में 4.5 करोड़ जो पत्र हैं वो अपने ठिकानों पर जाते हैं। मतलब कि डाकिया सब पत्र पहुंचाते हैं। तो ये साबित क्या करते हैं? साबित ये करते हैं कि पत्र की अभी भी इम्पोर्टेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से में तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रही है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने सन 1953 में कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा मैसेज, मतलब जो संदेश पहुंचाते थे, या फिर पुराने समय में तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, उनका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। उसके बाद पहिए आए, अर्थात यातायात साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने लगे और ये बहुत आसान भी हो गया। फिर उसके बाद बस, रेलवे और तार यानी टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उससे जो चिट्ठियाँ बहुत दिनों के बाद पहुंचा करती थी वो जल्दी से ही पहुंच जाया करती थी, 3-4 दिनों में। लेकिन अब तो हमारे पास 1 सेकंड में पहुंच जाता है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह। और इसमें बताया जा रहा है जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ था और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षिप्त में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे, मतलब बहुत ही कम लोग पहुंचा पाते थे तार से मैसेज, टेलीग्राम से मैसेज। अभी भी इन सब संचार के साधनों के विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है यानी, और हर रोज नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। आपको पता हो तो जैसे फ़ोन्स आ गए हमारे पास, उसमें कई सारे ऐप से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों की सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आप देखते हैं अभी भी स्कूल में जो पत्र है वो लिखाए जाते हैं, और जो स्कूल्स हैं उनमें जो पत्र है वो लिखवाए जाते हैं। कि आपको भी पत्र लिखने का आता है होगा, पेपर्स में लेटर्स लिखने को, पत्र लिखने को, और उनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो बता रहे हैं कि पहले समय में ना, पिछले शताब्दी मतलब पिछले 100 शताब्दी यानी 100 साल पूर्व में ये पत्र लेखन ने एक कला यानी एक नई आर्ट का रूप ले लिया था। और जो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को नई दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। जैसे स्कूली पाठ्यक्रमों में, मतलब जो सिलेबस पे पत्र को जोड़ दिया गया था। और अब आज बहुत पत्र इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी। आप भी सीखते हैं पत्र लिखना, हम भी सीखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो देखिए बताया जा रहा है कि ये सिर्फ भारत में ही ना हुआ बल्कि विश्व में कई देशों में ये प्रयास चले, और अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए थे। और बताया जा रहा है विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो बता रहे हैं कि जो विश्व डाक संघ की ओर से जो 16 ईयर्स से कम के जो बच्चे थे उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित, मतलब कंपटीशन रखवाने लगे। वो भी 1972 से ये स्टार्ट हो गया था। यही सही है कि खास तौर पे बड़े बड़े शहरों और महानगरों के संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आज भी गांव हैं वो चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है गांव में, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी
नहीं हैं, तो वह आजकल भी चिट्ठियों का ही चलन जारी रखे हुए हैं। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन से पहुंचा सकते हैं। ईमेल्स आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, बारीकी मतलब सूक्ष्मता से तह यानी गहराई, अगर हम पत्र के बारे में डीपली जाएं, डीपली सोचें उसके बारे में ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी उनके बारे में। कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी को पत्र लिखवाया ना हो या लिखा ना हो और बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्र का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों से इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों की विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। तो क्या बता रहे हैं कि जो सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतज़ार करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण और मिसाल है कि उन्हें कितनी बेसब्री से रिश्तेदारों और घर वालों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। और एक समय था जब लोग पत्रों का महीने इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्र पहुंचने में ही इतना समय लग जाता था। अब तो क्या है, झट से पहुंच जाता है हमारा जो भी मैसेज, बट पहले तो बहुत टाइम लगता था पत्र पहुंचाने में, बहुत दिन लग जाते थे। फिर उसके बाद जब टेलीग्राम आया तो 3-4 दिन में पत्र पहुंचने लगे। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि बहुत लोग इंतज़ार करते, पहले के लोगों के अंदर पेशेंस भी बहुत हुआ करता था। अब तो ये तेज गति से होने लगा है। यातायात साधनों के विकास से इन्होंने दूरी घटा दी है। और जो अब के साधन हैं वो क्या है, वो बहुत ही मतलब कि हम जल्दी से पहुंचा देते एक जगह से दूसरी जगह मैसेज। लेकिन पहले लोगों का एक इकलौता साधन हुआ करता था, वो था चिट्ठी। और लेकिन अब कई सारे साधन आ चुके हैं हमारे पास। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सजाकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप से अनुसाधन का विषय है। तो बता रहे हैं कि पहले लोगों के लिए इकलौता साधन हुआ करता था, वो था चिट्ठी। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके द्वारा हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो उन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियाँ संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हो। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचना अपने आप में खोज का विषय है। क्योंकि पत्र हमें बहुत कुछ बताते हैं, है ना। तो यही एक अपने आप में अनुसाधन का या खोज का विषय है। इन सब में किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्र पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वे जब वो पत्र लिखे थे तब का ज़माना कैसा हुआ करता था और कैसे वो अपनी भावना को प्रकट कर रहे थे उस समय के तरह। तो ये हम जानेंगे। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो बताए जा रहे हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, उन्होंने अपनी पुत्री को अगर फ़ोन होता तो फ़ोन करते, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि तब के लोग कि जब उसमें भी भेदभाव हुआ करते थे लड़का लड़की में, तो तब ना पुत्रियों के नाम से पत्र नहीं जाया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी डॉटर को, इंदिरा गांधी को जब पत्र लिखा तो उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो बोला जा रहा है कि पत्र तो हम सहज कर रख लेते हैं, लेकिन एसएमएस संदेश यानी जो फ़ोन पे आए हुए जो भी मैसेजेस है वो आप कैसे संभाल कर रख पाते होंगे। और सही बात बोला है इस लेखक ने कि जो पत्र है वो हम एकदम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन जो फ़ोन पे आए हुए मैसेजेस हैं वो हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं। कितने दिन तक रखेंगे? 1 दिन, 4-5 दिन तक रख पाएंगे, 10 दिन तक रख पाएंगे, लेकिन हम रख नहीं पाएंगे उतने दिन तक। और जितने भी महान हस्तियाँ हैं उन्होंने सबसे बड़ी जो उनकी यादगार और धरोहर है वो उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं।
भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमान है। और ये इसमें बोला है कि इस श्रेणी में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के जितने भी संग्रहालय है जानी मानी हस्तियों के पत्र हैं वो उनका एक अनूठा संकलन भी है। और जो जितने भी पत्र हैं ना काल और समाज के जानने समझने की एक असली पैमान है। यही पत्र से हम समाज को समझा जा सकता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। तो बता रहे हैं कि जब महासंग्राम हो रहा था भारत में आज़ादी से पहले जो युद्ध हो रहा था तो उनमें कुछ अंग्रेज अफसर जो ऑफिसर्स थे अंग्रेज ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने परिवार को अपने फैमिली को पत्र लिखा और यही आगे चल के पुस्तक एक महत्व बन गया पुस्तक में मतलब कि पुस्तक में परिवर्तित हो गया ये कि ये हमें बहुत कुछ बताते हैं पत्र हमें पूरे एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें पूरा इतिहास ही बता देते हैं ये पत्र। इन पत्रों ने साबित किया है कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी जी को बहुत सारे पत्र आते थे वे महात्मा गांधी इंडिया नाम से और वो जहाँ भी होते थे वो पहुँच जाते थे क्योंकि उस वक्त हर कोई जानता था उनको और उनके लिए बहुत सारे पत्र आया करते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था और बहुत लोगों के जितने भी जो कई जाने माने दिग्गज हस्तियाँ हैं उनके साथ भी ऐसा ही महात्मा गांधी जी की तरह गांधी जी के पास दुनिया भर से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था कि वो क्या करते थे। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि जैसे पत्र आता था तो वो जवाब लिखने तुरंत बैठ जाया करते थे। उस समय वो उनका जवाब लिख देते थे और अपने हाथों से ही वो ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जो लिखते लिखते अगर उनका राइट हैंड थक जाता तो वो लेफ्ट से करते जब लेफ्ट हैंड थक जाता तो राइट से करने लगते। वो ऐसे करके लिखा करते थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायकों पत्र गाँव से मिल जाते हैं और अभी भी हमें कई सारे पत्र हैं वो मिल जाते हैं और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो यही बताया जा रहा है पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है और बहुत लोगों को जो पत्र मिले हैं ना तो उन्होंने उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। उनके लिए ये पत्र एकदम धरोहर के समान है देखा जाए तो कि उन्होंने उसको फ्रेम करवा कर ही रख लिया है और उनके सामने वो हमेशा रहता है। यह है पत्रों का जादू। तो लेखक बता रहे तो ये है इन पत्रों का जादू। यही नहीं पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितने किताबें लिखी जा चुकी हैं और जो पत्रों के आधार पर ना कई भाषाएं लिखी जा चुकी हैं किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। बोल रहे हैं कि वास्तव में पत्र किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि महान लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र जिन्हें यहाँ सहेज कर रखा गया है किसी प्रमाण पत्र से तो कम नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पे किसको संबोधित किया जा रहा है? सुमित्रा नंदन पंत को कि जी के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं वो 200 पत्र जो हरिवंश राय बच्चन जी ने नाम लिखे गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र। निराला जी किसको कहा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जिनकी हमने कविता पढ़ी थी ध्वनि वाली जिनके वो कवि थे तो वो हैं और ये दोनों के पत्रों में एकत्र करके हमको लिखे है कहानी में संकलित किया गया है और तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी आपको मिल जाएंगी जिन्हें पढ़कर आप उस समय के पत्रों के बारे में जान सकते हैं। उस समय के क्या हुआ करता था सब जान सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर
नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों का जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे। तो क्या बताया जा रहा है कि जो प्रेमचंद्र जी हैं वो ख़ास तौर पर नए लेखकों के लिए बहुत एक प्रेरणादायक थे। वो प्रेरक जवाब लिख के भेजते थे अपने पत्रों से, और वो बहुत मुस्तैद यानी तत्पर रहते थे इन सब कार्य के लिए। इसी प्रकार नेहरू और गांधी लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। और जो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के और नेहरू जी के जो पत्र लिखे गए हैं और बहुत ही प्रेरक है वो पत्र। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो क्या बताया, जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो 1915 से लेकर 1941 के बीच लिखे गए पत्र को छापा गया है, जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरूक किया गया है और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी मिलता है। जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान पाते हैं। पत्र व्यवहार परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो पत्र जो व्यवहार परंपरा है जो बहुत पुरानी है, पर इसके असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। लेकिन बताया जाए जो इसका विकास है वो आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गोड़ीवाल डाक विभाग की है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत में पत्रों को लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा बहुत ही पहले से शुरू हो चुकी थी, पर इसकी जो असली विकास है, जो असली डेवलपमेंट है, वो आज़ादी के बाद हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास किया गोड़ीवाल डाक विभाग ने, जिसका अर्थ है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से इसका विकास हुआ। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत चिट्ठी पत्री हैसियत बरकरार शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टी में रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जो रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बता रहे शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में रहने वाले जो लोग हैं, या जो कठिन रास्ते में रहने वाले लोग हैं, या कच्चे मकानों की बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जहाँ समुद्र के तट पर रहने वाले जो मछुआरे हैं, वो सब ढाणियों का सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया ढाणियों का अर्थ होता है कच्चे मकानों में रहने वाले लोग, और दुर्गम का अर्थ होता है कठिन जंगलों में घिरे गाँव में रहने वाले लोग, और बर्फबारी के बीच में रहने वाले लोग पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अपने फादर मदर से या ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने भी इंतजार किया होगा पत्रों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। तो इसमें एक वर्ड है आयामी का अर्थ होता है हर तरफ। तो बोल रहे कि जो रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं पत्र, और हर तरफ उनकी भूमिका नजर आ रही है। और जो दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था था घर चलाने का जरिया है, वो लोगों का मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। और जो गांव में या गरीब बस्तियों में चिट्ठी का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले जो डाकिया हैं ना, वो देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, जिनके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, so like, subscribe and share my video. Thank you.